मैं डॉक्टर माधुरी गुरांडे लाहा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एट मदरहुड हॉस्पिटल खराड़ी। आज हम थोड़ा बात करेंगे कि हॉस्पिटल में कब आए डिलीवरी के लिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो जो दिन है जिसके लिए इंतजार हो रहा था 9 महीने से, उस दिन की प्रिपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। As usual, I generally divide a topic into 3 parts so that you can understand it better. So physical preparation, mental preparation and medical preparation. So physical preparation will not start on that day or a week before that. It should start since beginning of the pregnancy. Pregnancy के पहले दिन से या at least चौथे महीने से चालू करें physical preparation. दैट मैं हर टॉपिक में, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज का और डाइट का फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी के लिए। जो डिलीवरी के दिन जो आपको स्ट्रेंथ लगने वाली है, जो आपको पुशिंग के लिए स्ट्रेंथ लगने वाली है, वो सारी चीजों का प्रिपरेशन आपके फिजिकल हेल्थ से डिपेंडेंट है, जो कि आपकी एक्सरसाइज से आने वाली है। तो प्री प्रेगनेंसी अगर 1 साल पहले से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर नहीं तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी में चालू करिए और चौथे महीने से फिजिकल प्रिपरेशन में ज्यादा ध्यान दीजिए डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज, एज आई जनरली से, एक्सरसाइज शुड इंक्लूड मोर ऑफ अ leg muscle, chest muscle and back muscle. These are the 3 main muscle group which you should work on, and other things are stretching, flexibility, mobility, and more important is breathing exercises, because breathing exercises बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिलीवरी डे के टाइम पे। तो अगर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले से किए हैं, सीखे हैं, अच्छे से करते आ रहे हैं, तो उस दिन आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रिपरेशन। सेकेंड पार्ट इज मेंटल प्रिपरेशन। आजकल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल प्रिपरेशन, दो आप प्रेग्नेंट हो फिर भी मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट कि उस दिन क्या होगा। नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, कब जाना पड़ सकता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, पेन कितना होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं। सो आई थॉट कि मेंटल प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस करें, हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि कभी भी वो दिन आ सकता है। जनरली जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि 37 वीक्स के बाद कभी भी पेन चालू हो सकते हैं, या तो पेन चालू हो जाएगा या वाटर ब्रेक हो जाएगा या कुछ सिम्टम्स मिलेगा जिसमें आपको हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। बट कभी कभी इन कॉम्प्लिकेशन कंडीशंस में प्री टर्म डिलीवरी में 34 वीक्स के बाद या 30 वीक्स के बाद भी ये नौबत आ सकती है। तो आपकी मेंटल प्रिपरेशन शुरू से होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएटली आई शुड रीच हॉस्पिटल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन, सेकेंड क्वेश्चन इज कितना टाइम लगता है, तीसरा ड्यूरेशन, एंड तीसरा पेन, एसोसिएटेड पेन, क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी क्या इतने पेन। सो ये 2-3 क्वेश्चन दिमाग में जनरली घूमेंगे। तो कब ये अनप्रेडिक्टेबल होगा, 37 वीक्स के बाद, एनी टाइम। सो डोंट थिंक आपको डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट अगर 1 तारीख दिया है तो 1 तारीख को ही डिलीवरी होगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसके पहले ही 3 हफ्ते पहले ही पहुंच जाते हैं विद पेन या वाटर ब्रेक। तो बी मेंटली रेडी कि 3 वीक्स प्रायर, लास्ट 1 मंथ और 3 वीक्स में कभी भी आपको अलार्म सिम्टम्स मिल सकते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। सो डोंट थिंक कि वो 1 तारीख जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसी दिन डिलीवरी होने वाला है, नहीं। दूसरा ड्यूरेशन, कब कितना टाइम लगता है लेबर प्रोसेस में, क्या होता है। तो ड्यूरेशन इट मे डिपेंड, पेशेंट गेट स्केयर्ड टू नो दैट कि कभी 12 घंटा, कभी 18 घंटा, कभी 24 घंटा, कभी 24 घंटे से ज्यादा भी लगता है। बट अंडरस्टैंड दीज आर द फेजेस। इतना स्ट्रॉन्ग पेन 24 घंटा नहीं रहने वाला है। अर्ली पेन बहुत माइल्ड होते हैं विच यू कैन टैकल वेरी इजीली इवन एट होम ऑल्सो। सो पहले पेन 1-2 दिन भी रह सकते हैं या कुछ घंटों तक रह सकते हैं। वो लेबर पेन्स माइल्ड होते हैं जब पेशेंट लेटेंट फेज में होते हैं। स्ट्रॉन्ग पेन जनरली 4-5 घंटे के होते हैं। अब उसको टैकल कैसे किया जाए, सो डोंट वरी एट ऑल। नाउ अ डेज पेनलेस एनेस्थीसिया आ चुका है। मेरे ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट डू टेक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसमें पीठ से सुई दे के ड्रग डाला जाता है। तो आपको पेन तो आते हैं बट आप महसूस उतना नहीं कर पाओगे। सो यू कैन टॉलरेट दीज एक्टिव लेबर पेन्स। So understand, be mentally prepared for pain, but don't get scared. We have an option of epidural by which you can
टैकल दिस एक्टिव लेबर पेन्स। सेकेंड पेन होता है स्टिचेस का। इवन नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी स्टिचेस लगते ही है। उसके स्टिचेस के पेन उसके बाद 4-5 दिन रहते हैं। अगेन पेन किलर्स दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन से ही आपका वो पेन सेटल किया जा सकता है। गर्म पानी में बैठना, सीट्स बाथ जिसको बोलते हैं, उससे भी काफी पेन रिलीफ होता है। सो गेट मेंटली रेडी फॉर द पेन बट डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दैट पेन। ड्यूरेशन इट इज अगेन अनप्रेडिक्टेबल, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगी। सो बी पेशेंस। हो सकता है आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हर पेशेंट का अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। कब पहुंचना चाहिए? कभी भी। लास्ट 1 मंथ में तो डेफिनेटली रेडी रहिए, बट अगर उसके पहले भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स सही नहीं है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि या तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी एडमिट होना जरूरी है, या डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या बेबी का ग्रोथ कम है, या वाटर कम है, किसी वजह से अगर डिलीवरी प्रीपोन करना पड़े तो डॉक्टर बोलेंगे, या नेचर कॉल देगा, कुछ ना कुछ बॉडी सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट गो टू हॉस्पिटल। 24/7 मदर हॉस्पिटल खुला रहता है विथ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। सो हमें भी फोन पे नहीं समझ में आता है, सो देर इज नो पॉइंट इन कॉलिंग एंड आस्किंग डॉक्टर्स कि हम आए क्या, ऐसा हो रहा है, या हम थोड़ा और 4 घंटा वेट कर लेते हैं। नहीं, बेटर है कि प्रिवेंशन इज बेटर। तो आप हॉस्पिटल पहुंचिए, हॉस्पिटल में मैं या मेरे डॉक्टर्स देखेंगे, टीम मेंबर्स कोई देखेगा, और तब हमें पता चलता है कि पेशेंट नीड्स एडमिशन या पेशेंट नीड्स ऑब्जर्वेशन या घर भेजा जा सकता है। सो जनरली ऐसे मेंटल प्रिपरेशन कर लीजिए कि ये सारी चीजें होने वाली है ऑन दैट डे ऑफ डिलीवरी। अब थर्ड पॉइंट इज मेडिकल प्रिपरेशन। सो मेडिकल प्रिपरेशन जो हम चाहते हैं कि पेशेंट कैसे हॉस्पिटल पहुंचे, कब पहुंचे, उसके बारे में। So medical preparation, minor things can start 1 month prior to delivery date. जैसे सिंपल चीजें, ऑर्नामेंट सारे निकाल दीजिए, क्योंकि मेटल का जो भी ऑर्नामेंट होगा या कोई धागा होगा कलाई पे बांधा हुआ, तो वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा जब हम ऑपरेशन के लिए नीडल्स डालेंगे या आईवी फ्लूइड्स डालेंगे, या कोई मेटल होगा तो वो ऑपरेशन के दौरान नहीं चलता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक आउट ऑल ऑर्नामेंट्स एट होम ओनली। एंड लास्ट में काफी सूजन आ जाती है बॉडी पे, तो बेटर है कि ये ऑर्नामेंट्स फिर निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो आप पहले ही सारे ऑर्नामेंट्स निकाल लीजिए। दूसरा चीज है नेल पेंट। ये काफी कॉमन है कि जनरली नेल पेंट लगा रहता है, तो नेल पेंट लगा रहने की वजह से कभी कभी मशीन्स, ऑक्सीजन पल्स ऑक्स मशीन्स ये काम नहीं ठीक से करती है, तो इट इज बेटर कि आप नेल पेंट्स पहले से ही हटा दीजिए या नहीं लगाइए लास्ट के 1 महीने में। तीसरा चीज, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें पेल्विक हेयर्स निकाल के आने हैं क्या, एब्डोमेन क्लीन करना है क्या। ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में पार्ट प्रिपरेशन होता है, उसमें आराम से ये चीजें हो सकती है। चौथा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको अपने लिए समय सच में कम मिलने वाला है, तो अगर आपके ब्यूटी पार्लर के कुछ काम है तो आप पहले ही आप सारी चीजें निपटा सकते हैं। सो डिलीवरी डेट के पहले एक आध महीना पहले से आप ये सारी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वैसे ही ये कॉमन क्वेश्चन है कि बेबी बैग या डिलीवरी बैग में क्या क्या डालें, क्या तैयारी रखें, कब रेडी रखें। जैसे हमने बताया 37 वीक्स के बाद या 36-37 वीक्स के बाद कभी भी आपका इमरजेंसी पीरियड आ सकता है, इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो आप बैग रेडी रखिए। मैं बोलूंगी रादर 3rd ट्राइमेस्टर आने के बाद 34 वीक्स के बाद ही बैग रेडी रखिए। अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आपका बैग रेडी रहे। बैग रेडी रखना कोई बड़ी बात है नहीं। सिंपल कैटेगराइज करिए कि पेशेंट खुद के लिए क्या लाए, बेबी के लिए क्या लाए और हॉस्पिटल के लिए क्या लाए। सो हॉस्पिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के लिए सारे रिपोर्ट्स आपके फाइल में रहे, पूरी फाइल आप साथ में लेकर आए। आपका अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के सारे पेपर्स आप पहले से ही एक जगह रख ले बेबी बैग में, डिलीवरी बैग में। वैसे ही और कोई पेपर्स हैं जो हाई रिस्क, पहले का कोई ऑपरेशन हुए हैं, कोई हाई रिस्क पेपर्स है तो साथ में रखिए।
तीसरा, कुछ कुछ पेशेंट स्टेम सेल बैंकिंग कर रहे हैं आजकल। अगर आपने किया है स्टेम सेल बैंकिंग तो उसका भी कुछ एक किट मिलता है आपको, वो आप साथ में रखिए। उसके अगर कुछ पेपर्स है तो वो भी आप साथ में रखिए। ये हो गया हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स। फिर बेबी के लिए जनरली हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, बट मेनी फैमिलीज हैज देयर ओन बिलीफ सिस्टम की पुराने कपड़े पहनाने बेबी को, सॉफ्ट होते हैं इसलिए या किसी और रीजन से। तो बेबी का सबसे इम्पोर्टेंट, डिलीवरी होते ही जनरली सिस्टर्स आपको रैपर पूछेंगे कि बेबी का रैपर आपने लाया है, तो आप बेबी का रैपर जरूर साथ में रखिए। वो सिंपल कॉटन का कपड़ा भी हो सकता है या आप रेडीमेड रैपर्स भी ले सकते हैं। बेबी के डायपर्स अगर आपको लगता है साथ में रखने, आप रखिए, या हॉस्पिटल में जनरली मिल जाते हैं। बेबी के क्लोथ्स, जो भी अपने बेबी के क्लोथ्स आपने लिए हैं वो आप साथ में रखिए। अगर विंटर सीजन है तो बेबी के अदर एक्सेसरीज जैसे सॉक्स और कैप, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। बेबी के लिए वाइप्स आते हैं, वो आप रख सकते हो। बेबी के डायपर आप रख सकते हो, या वो हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं। सो ये हो गया बेबी के क्लोथिंग के बारे में। फिर मिल्क, अगर बेबी को हम दूध पिला रहे हो, कभी कभी ब्रेस्ट फीड जल्दी नहीं आता है, तो वाटी स्पून लग सकता है फॉर्मूला मिल्क देने के लिए। सो आप एक दो सेट वाटी और स्पून के, कटोरी स्पून के रख सकते हैं। ये बेबी की तैयारी। अब खुद के लिए, पेशेंट खुद के लिए क्या रखे? जनरली हॉस्पिटल में गाउन्स दिए जाते हैं, बट अगर आपको लगता है कि एक आध सेट आपने रखना है तो आप मैटरनिटी गाउन रख सकते हैं, मैटरनिटी ब्रा रख सकते हैं। तो इसकी शॉपिंग आप पहले से कर लीजिए और साथ में रखिए। सैनिटरी नैपकिन्स, ये थोड़े हेवी ब्लीडिंग होने के लिए रेडी होने चाहिए। तो जनरली हॉस्पिटल में हम लोग एडल्ट डायपर यूज करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप पैड यूज करना चाहते हैं तो थोड़े एक्सेल टाइप के पैड्स आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं तो टॉयलेटरी जैसे यूज करते हैं, टॉवेल, ब्रश और डेंटल किट एंड एवरीथिंग, दैट यू कैन डेफिनेटली कीप इन दिस डिलीवरी बैग। सो योर बैग शुड बी रेडी सो दैट एनी टाइम इफ इमरजेंसी कम्स, देन आप ये बैग लेकर हॉस्पिटल में इमीडिएटली पहुंच सकते हैं और आपको टाइम नहीं लगेगा ये सब चीजें समेटने में। अब इम्पॉर्टेंट बात मेडिकली और एक चीज बताना चाहूंगी। बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि जब डिलीवरी के लिए जाना है या इमरजेंसी में जाना है तो फैमिली मेंबर प्यार से कुछ दही खिला देते हैं या एक आध रोटी खा के जाओ। ये जनरली धारणा होती है कि हॉस्पिटल जा रहे हो तो भूखे पेट मत जाओ। एग्जैक्टली अपोजिट वी वॉन्ट यू टू कम एब्सोल्युटली एम्प्टी स्टमक। एक सिप ऑफ वाटर ले रहे हैं या एक सिप ऑफ चाय ले रहे हैं या एक निवाला सॉलिड खाने का ले रहे हैं, हमारे लिए सब सेम है। सो जितना पॉसिबल हो प्लीज एम्प्टी स्टमक आइए। लेट अस अंडरस्टैंड कितनी इमरजेंसी है, खाना अलाउड किया जा सकता है या लिक्विड अलाउड किया जा सकता है। तो हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के बाद आप डॉक्टर को पूछ के खाना या पीना ले सकते हैं। बट अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है तो प्लीज खाना या पानी लेके हॉस्पिटल नहीं आइए, रादर एम्प्टी स्टमक आइए। दिस गिव्स अ बिग रिलीफ फॉर द डॉक्टर्स एंड स्पेशली एनेस्थेटिस्ट। अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ रही है और इमीडिएटली हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ रहा है तो एनेस्थेशिया के साइड से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर पेशेंट ने कुछ खाया या पिया है तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अदर थिंग इज, जाए कि नहीं जाए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा हो रहा है, गैस जैसा लग रहा है या कुछ अनयूजुअल है बट समझ नहीं आ रहा है हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं। सो डोंट ट्राई टू गेस। सेकेंडली, डोंट ट्राई टू रीच आउट जूनियर डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल। उसमें हमें भी फोन पे नहीं समझ में आता है तो काफी बार हमें बिना एग्जामिनेशन के पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका एक चक्कर ज्यादा हो जाएगा। लेट अस सी कि देखें हम कि एडमिशन की जरूरत है या ऑब्जर्वेशन की जरूरत है या सब कुछ नॉर्मल है और घर भेजा जा सकता है। प्लीज आपको हॉस्पिटल में इमीडिएटली पहुंचना है। तो यही 2-3 चीजें होने वाली है, एडमिशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा या आपको घर भेजा जाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस। So don't worry about this part and try to reach out in hospital so that we can take care of your in a better way. Thank you very much.